औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे हम। ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, इसमें हम इकोनॉमी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक्स बातें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रही होंगी चीज़ें। ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक, बेसिक कंसेप्ट। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ होते हैं। आपके पास एक ओपन इकोनॉमी सिस्टम होता है, एक क्लोज इकोनॉमी सिस्टम होता है। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ वन दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। देयर आर नो एक्सपोर्ट्स, नो इम्पोर्ट्स एंड नो कैपिटल फ्लोज। कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है कि जिसमें एक कंट्री की बात की जा रही है, उसकी ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो ये कहा जाता है कि वो किसी दूसरी इकोनॉमी के साथ, मतलब किसी दूसरे बिजनेस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता। मतलब ना एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ना इंपोर्ट्स हो रही हैं, ना कैपिटल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह की इकोनॉमी को नाम दिया जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हम इस इकोनॉमी की एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ जो है ना एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं, वो मामूली से एक दो चीज़ें शायद वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें ब्राज़ील है आपके पास, ब्राज़ील की एक एग्जांपल दी जाती है। मोरक्को है उसके बाद, और अल्जीरिया। ये कुछ इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे जिन्हें क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पे कंसिडर करते हैं। इसके बाद ओपन इकोनॉमी हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कर रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एन ओपन इकोनॉमी इज़ वन दैट इंटरेक्ट्स फ्रीली विद अदर इकोनॉमीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। क्लोज्ड इकोनॉमी में बाहर के कंट्रीज़ के साथ बिजनेस नहीं हो रहा होता, और ओपन इकोनॉमी में बिजनेस हो रहा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रही होती है, कैपिटल फ्लो चल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद एन ओपन इकोनॉमी इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज इन टू वेज। इट बाइज एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट्स। कहते हैं कि दो तरह से इंटरेक्शन होती है ओपन इकोनॉमी में। एक बाइंग सेलिंग चल रही होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट से, वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट से। और दूसरा, इट बाइज एंड सेल कैपिटल एसेट्स इन वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। या तो ये कैपिटल एसेट्स जितने भी होते हैं उनकी बाइंग सेलिंग चल रही होती है, या गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग सेलिंग चल रही होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि ओपन इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन चल रही है एक इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमीज के साथ। एक क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग। दूसरा, कैपिटल एसेट्स, परमानेंट एसेट्स जो होते हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग। An open economy. The United States is a very large and open economy. It imports and exports huge quantities of goods and services. Over the past 4 decades, international trade and finance have become increasingly important. ये यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। फिर हम आगे चलते हैं, द फ्लो ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड सोल्ड अब्रॉड। जो चीज़ें हम डोमेस्टिकली बना रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें खुद बनाई जा रही हैं और उनको बाद में दूसरे कंट्रीज़ को सेल किया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये गुड्स आउटफ्लो हो रही है, आउटफ्लो में जा रही हैं, मतलब बाहर के लोग हमसे ख़रीद रहे हैं, उन्हें हम एक्सपोर्ट्स का नाम देते हैं। अगर एक कंट्री के रहने वाले लोग बाहर से कुछ ख़रीदते हैं, उन्हें हम इम्पोर्ट्स का नाम देते हैं। तो इम्पोर्ट्स को जब डिफ़ाइन करते हैं, the imports are goods and services that are produced abroad and sold domestically। जो बाहर बनती है लेकिन आके डोमेस्टिकली सेल होती हैं। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, जब हम डिफरेंस लेते हैं दोनों का, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट्स के एन एक्स से डिनोट करते हैं द वैल्यू ऑफ ए नेशंस एक्सपोर्ट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, आपकी एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया जाता है, तो उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्रेड बैलेंस।
ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली टर्म जो है वो क्या है, ट्रेड बैलेंस। अगर ट्रेड बैलेंस का जिक्र हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस क्या होती है। नेट एक्सपोर्ट्स को कहते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स किसे कहते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें भी क्लियर हो गई। इसके बाद अ ट्रेड डेफिसिट, नेक्स्ट एक टर्म आ जाती है, ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं। अ ट्रेड डेफिसिट इज अ सिचुएशन इन विच नेट एक्सपोर्ट्स आर नेगेटिव। कहते हैं कि अगर आपकी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है तो इसका मतलब है ट्रेड डेफिसिट है। इन शॉर्टर वे हम कह सकते हैं कि जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो उसे ट्रेड डेफिसिट का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें शो हुआ है इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। तो जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स का बैलेंस कम है, उसे हम ट्रेड डेफिसिट का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड सरप्लस होता है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, तो उसे हम नाम देते हैं ट्रेड सरप्लस। अ ट्रेड सरप्लस इज़ अ सिचुएशन इन विच नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव। तो दूसरे वर्ड्स में किस तरह इसको डिफाइन करते हैं, जब हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होती हैं तो ट्रेड सरप्लस होता है, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव होती हैं तो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो एक और ऑप्शन भी तो बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ट्रेड डेफिसिट भी ना हो, ट्रेड सरप्लस भी ना हो, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों इक्वल हों। तो जब आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों इक्वल होते हैं तो उसको फिर नाम दिया जाता है बैलेंस ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ट्रेड रेफर्स टू व्हेन नेट एक्सपोर्ट्स आर जीरो, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर एग्जैक्टली इक्वल। कहते हैं जब हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जीरो होती हैं, हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों बिल्कुल इक्वल होती हैं, उसे हम नाम दे देते हैं बैलेंस ट्रेड का। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेट एक्सपोर्ट्स। ज़रा आप लोग खुद सोचें, ज़रा कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अभी करंटली हम कहें तो हम कहते हैं जी नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी अफेक्ट हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, रियलिटी बेस्ड बात है कि वाकई इंपोर्ट्स भी बहुत कम हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम हो चुकी हैं। काफ़ी इशूज़ थे, मेडिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं, उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रही है, लेकिन बाकी काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इनके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेट एक्सपोर्ट्स, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। कि लोगों का जो टेस्ट है, टेस्ट से ही उनकी विलिंगनेस बनती है, ख्वाहिश बनती है। कंज्यूमर जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड को हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट है उनका, तो उसके ऊपर सारी नेट एक्सपोर्ट्स डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप थोड़े से डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो आप चाहोगे कि हाँ जी बाहर से जहाँ से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल सकती है, अच्छी प्रोडक्ट जो है रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती है, आप वहाँ से मंगवाते हो। ठीक है, तो ये आपकी नेट एक्सपोर्ट्स टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर के ऊपर। उसके बाद द प्राइसेस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रॉड। आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती हैं वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली और अब्रॉड दोनों जगह पे चेक की जाती हैं। ठीक है, आपके होम कंट्री में कितनी प्राइसेस है और बाहर की कंट्रीज़ में कितनी प्राइसेस हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो आप हर दूसरी प्रोडक्ट को देखोगे कि वो चाइना से है, मेड इन चाइना लिखा होगा। ये पूरे एशिया की बात आप कर लें, सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, जहाँ पे भी एशिया में, चाहे वो पाकिस्तान है या इंडिया है, आगे पीछे जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे देखें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ की हैं, वो चाइना की हैं। वजह क्या है कि आपकी अपनी कंट्री में, हमारी अपनी कंट्री में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं और क्वालिटी बस हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ही है, लेकिन उतनी प्राइस में हमें एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल जाती है, या वही सेम प्रोडक्ट हमें कम प्राइस में चाइना की मिल जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक और बहुत सा अफेक्ट होता है वो प्राइसेस ऑफ गुड्स का होता है एट होम एंड अब्रॉड। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको चाइना का जिक्र, चाइना का हवाला दे दिया। ठीक हो गया, द एक्सचेंज रेट्स एट विच पीपल कैन यूज डोमेस्टिक करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसीज। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंस के लिहाज, इकोनॉमिक्स के लिहाज से, वो क्या चीज़ है, एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपकी नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान के लिहाज से हम बात करें तो पाकिस्तान में सी पैक एक नई चीज़ आ रही है, मतलब एक हम कहते हैं कि नए डोर्स ओपन हो रहे हैं इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और इस पूरे खित्ते के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कोशिश फिर क्या है कि एक नई करेंसी जो है वो स्टेबल की जाए जो सूट करे पाकिस्तान को, चाइना को या इस एरिए के कंट्रीज़ को। अब वो वजह क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक हो गया,
नेक्स्ट इसके बाद द इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स एट होम एंड अब्रॉड, लोगों की जो इनकम है, चाहे वो होम कंज्यूमर्स हैं या वो बाहर के कंज्यूमर हैं, सब की इनकम जितनी होगी वो उसी हिसाब से कंजप्शन करते हैं और वो ख़रीदते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जितनी भी कॉस्ट लग रही है चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, उस कास्ट की वजह जो है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है नेट एक्सपोर्ट्स। देखिए एक बात करते हैं कि सी पैक का फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान को। देखिए आपको अगर बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं आप, हम कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले फेमस जो पोर्ट्स हुई थी जिनसे ज़्यादा ट्रेड हो रही थी, दुबई की पोर्ट कंसिडर की जा रही थी, या दूसरी पाकिस्तान में भी अगर है कोई तो कराची वाली, तो वो उनके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन सी पैक आई थिंक एक डीप सी आई थिंक इसके लिए टर्म एक यूज़ की जाती है, मतलब कि ये इस तरह का है कि यहाँ पे शिप्स जितनी भी हैं ना वो डायरेक्ट आके साहिल पे लग जाती हैं साथ, उनको कास्ट जो है वो कम पड़ जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस पूरे हिस्से में, और इसकी वजह से क्या होता है कि नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आने वाले वक्त में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इसकी। द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड इंटरनेशनल ट्रेड, फिर आपकी कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक हो गया। फिगर 1 द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द यूएस इकॉनमी। अब ये यूएस इकॉनमी के बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ग्राफ बताया हुआ 1950 से लेकर 2000 अप डाउन चल रही हैं सारी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो रेफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स माइनस द परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेनर्स। देखिए ये एक इक्वेशन बन रही है आपके पास, नेट कैपिटल आउटफ्लो किसे कहते हैं। हमारी कंट्री के जो लोग हैं परचेज ऑफ जो बाहर के लोग हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स को, कैपिटल प्रोडक्ट्स को कितना खरीदते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। रेफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, ठीक है। बाहर के एसेट्स जो हैं जो आपके लोग खरीद रहे हैं वो, और यहाँ के एसेट्स जो बाहर के लोग खरीद रहे हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स माइनस द परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स बाय फॉरेनर्स, ठीक है। ये दोनों आप इन दोनों का डिफरेंस लेके वो आप यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, अ यूएस रेजिडेंट बाय स्टॉक इन द टोयोटा कॉर्पोरेशन एंड अ मैक्सिकन बाय स्टॉक इन द फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन। ये एग्जांपल्स बताई हुई हैं कुछ इसकी। नेक्स्ट इसके बाद व्हेन अ यूएस रेजिडेंट बाय स्टॉक इन टेलीमैक्स द मैक्सिकन फोन कंपनी द परचेज रेजेज यूएस नेट कैपिटल आउटफ्लो। व्हेन अ जापानीज रेजिडेंट्स बाय अ बॉन्ड इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट द परचेज रिड्यूसेस द यूएस नेट कैश आउटफ्लो। ये कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं नेट कैश आउटफ्लो किस तरह अप डाउन हो रही है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके बाद वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस नेट कैपिटल आउटफ्लो, कौन से वो फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो आपकी नेट कैपिटल आउटफ्लो को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाएगी द रियल इंटरेस्ट रेट्स बीइंग पेड ऑन फॉरेन एसेट्स। जितना भी इंटरेस्ट रेट है, रियल इंटरेस्ट रेट फॉरेन एसेट्स के ऊपर जो पे किया जाता है वो आपका अफेक्ट करता है। देन द रियल इंटरेस्ट रेट बीइंग पेड ऑन डोमेस्टिक एसेट्स, फॉरेन एसेट्स के ऊपर रियल इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है, डोमेस्टिक एसेट्स के ऊपर रियल इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है। द परसीव्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑफ होल्डिंग एसेट्स अब्रॉड, रिस्क जितना भी है पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो आपका अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट अफेक्ट फॉरेन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ये आपकी अफेक्ट करती हैं इसको, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो NCO आर क्लोजली लिंक्ड। कहा जाता है कि ये जो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स हैं और नेट कैपिटल आउटफ्लो है ये आपस में क्लोजली लिंक्ड होता है। फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल NX एंड NCO मस्ट बैलेंस ईच अदर सो दैट, कहते हैं कि एक अच्छी इकॉनमी के लिए, ओवरऑल इकॉनमी की जब बात की जाती है तो हमारी दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। NCO इक्वल होना चाहिए NX के। दिस होल्ड्स ट्रू बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स वन साइड मस्ट आल्सो अफेक्ट द अदर साइड ऑफ द सेम अमाउंट। तो कहते हैं कि एक जो चीज़ एक साइड को अफेक्ट कर रही है उसे सेम अमाउंट के साथ दूसरी तरफ भी अफेक्ट करना है, इसीलिए ये इक्वेशन रहेगी। नेट एक्सपोर्ट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ GDP। अब कहते हैं नेट एक्सपोर्ट कंपोनेंट होता है GDP का। GDP हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि GDP के कंपोनेंट्स कौन से चार हमारे पास होते हैं, CIGNX।
नेशनल सेविंग इज़ द इनकम ऑफ द नेशन दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर करंट कंजप्शन एंड गवर्नमेंट परचेजेस। फिर उसके बाद हम इसको मूव कर लें, अगर जो इनकम है उसमें से हम कंजम्पशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, नेट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वाई माइनस सी माइनस ई इक्वल टू आई प्लस एन एक्स। इसके बाद नेशनल सेविंग एस इक्वल्स वाई माइनस सी माइनस जी। सो अगर इसमें दोबारा हम इसको पुट करते हैं तो एस किसके इक्वल हो जाता है, एस इक्वल हो जाता है आई प्लस एन एक्स के। तो सेविंग इज इक्वल टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैश आउटफ्लो, ये यहाँ से इक्वेशन ड्राइव की गई है। आप दोबारा से इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब नेशनल सेविंग एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये आपको कुछ एक ग्राफ शो हुआ है जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेशनल सेविंग का एक बताया गया स्ट्रक्चर के किस तरह अप डाउन चल रहा है 1960 से लेके 2000 तक। फिर उसके बाद नेट कैपिटल आउटफ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये ग्राफ नेक्स्ट इसमें ये शो किया गया नेट कैपिटल आउटफ्लो किस तरह मूव करता जा रहा है, ज़ीरो से माइनस में हुआ, पॉजिटिव में कब गया, 1960 से लेके 2000 तक, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, द प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल प्राइसेस। कहते हैं आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं उन पे सबसे क्या चीज़ अहम असरअंदाज हो रही होती है, वो आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल प्राइसेस आर द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट। इन दोनों, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपकी उसको इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या चीज़ है? द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हम कहते हैं कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब चेंज किया जा रहा होता है, जिस रेट के ऊपर चेंज किया जा रहा है उसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इन यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पर $1। आपने ये बात देखी होगी कि हमारी पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए तो हर एक चीज़ को कहते हैं कि डॉलर के हिसाब से हम लोग देख रहे होते हैं। डॉलर चेंज हुआ तो हमारी प्राइसिंग भी चेंज हो जाती है। एंड इन यूनिट्स ऑफ $, पर 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब इसका रिमेनिंग पार्ट जितना भी हमारे पास रह गया वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।